जमींदारी गई, कहानी खत्म हो गई। जो कि पिछला लेक्चर में आप लोगों ने सुना। लेकिन जमींदारी की कहानी खत्म हो गई और उसके बाद की जो कहानी शुरू हुई वो भूमि सुधार कानून है। तो जमींदारी में जमींदार को जितना प्रिविलेज था, जितना फायदा था, उसके लिए भी इसमें भूमि सुधार में प्रावधान किया गया। इसलिए किया गया कि कई बार मुकदमा चला दरभंगा महाराज के द्वारा और वो कानून निरस्त होते गया और तब संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगा। फिर उसके बाद कानून में संशोधन हुआ और लगातार कई बार संशोधन होते आ रहा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी कड़ी में जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या हुआ, भूमि सुधार कानून आया। ये कब आया भूमि सुधार कानून? ये 1950 में आया। उसका पूरा नाम है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ये लागू कब से हुआ? 25 सितंबर 1950 को लागू हुआ। लागू कैसे हुआ? सरकार ने गजट में इसका घोषणा किया, गजट पब्लिश करके सरकारी गजट में कि इस तारीख से लागू होगा। अब ये जो कानून बना तो क्या कानून बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत टेक्निकल है। इसमें टोटल 43 सेक्शन है, यानी 43 धाराएं हैं। तो जैसे सभी एक्ट में विधान में रहता है, उसी तरह से एक नंबर सेक्शन में कहाँ तक इसका विस्तार होगा, यानी कि पूरे बिहार राज्य में लागू होगा। उसका सेक्शन 2 धारा 2 के अंतर्गत अलग अलग शब्दों का उसमें परिभाषा दिया हुआ है कि इस एक्ट के संबंधित अगर कोई मामला आवेगा तो उसका माने अगर देखना होगा तो उसमें पहले देखना होगा कि उसकी परिभाषा इस विधान में, यानी कि भूमि सुधार अधिनियम में है कि नहीं। अगर है तो उसी को माना जाएगा, अगर नहीं है तो कहीं कहीं इंगित क्या हुआ है कि काश्तकारी अधिनियम में, यानी कि बीटी एक्ट में जो है प्रावधान, वो माना जाएगा। और अगर वो भी नहीं है तो जो ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग होता है, शब्दकोश में जो माने होता है, वो माना जाएगा। तो ये तो हुआ वैधानिक पक्ष। अब उसमें बहुत से बातों का परिभाषा दिया हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग का परिभाषा दिया हुआ है, जो काम का चीज़ है, इसके हिसाब से कभी कभी सवाल आता है। उसके बाद होम स्टेट, होम स्टेट किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा दिया हुआ है। तो अमूमन बड़े लोग जो जमींदार लोग होते थे तो उनका घर बड़ा तो होता था, कोठी या बंगला जिसको कहते थे, और उसके साथ साथ बाग बगीचा रहता था जानवर के रखने के लिए, गाड़ी वगैरह रखने के लिए, नौकर चाकर को रहने के लिए। तो वो बहुत बड़ा फिर तालाब वगैरह होता था, पूजा पाठ के लिए मंदिर वगैरह होता था। तो जो भी जमींदार के घर से सटा हुआ, जमींदार के पर्सनल उपयोग का चीज़ था, वो सब उसके दायरे में लाया गया। उसका दो अलग अलग डिफिनेशन बनाया गया, एक बिल्डिंग बनाया गया और एक होम स्टेट बनाया गया। उसके अलावा बहुत से जमींदार थे जो व्यापार करते थे, जैसे इंडस्ट्री था, किसी को माइनिंग था, खान का, खुदाई का, और जैसे अबरक है, कोयला है, जो कि झारखंड क्षेत्र में भी सब पड़ गया। कोडरमा में अबरक का बहुत खान था और धनबाद क्षेत्र में ये था कोयले का बहुत, और उसका आधा पार्ट बंगाल में चला गया, उधर भी रानीगंज ये सब वगैरह जो है कोयले का उस इलाका में है। तो ये सब भी पहले जमींदार के ही जिम्मे था। तो उसका लिए इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, उसका अलग परिभाषा बनाया गया। फिर जमींदार के खास कब्जा दखल में कौन कौन सा जमीन था, जैसे बताए बकास था, खुदकाश था, जिरात था, कामत था, सीर था, गैर मजरूआ खास था, गैर मजरूआ मालिक था। ये सब खास कब्जा दखल में जमींदार थे। तो उसके लिए एक शब्द बनाया और उसका परिभाषा दिया गया, खास पोजीशन किसको कहते हैं। तो ये सब बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जमींदारों ने
जब पहले विवाद किया तो बाद में भी विवाद होगा। अब विवाद होगा तो इन सब मुद्दों पर होगा, और जब इन सब मुद्दों पर विवाद होगा तो उसका निराकरण करने के लिए कानूनी प्रावधान होगा। तो उसकी व्यवस्था सारी इस कानून में की गई, इसलिए कि पहले जो भी विसंगतियां थी और पटना हाई कोर्ट से दरभंगा सिविल कोर्ट से पटना हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जो केस चला, उसके आधार पर कानून बनाने वाले जो भी उसमें थे लेजिस्लेटिव मेंबर्स और सरकार के पदाधिकारी जो बाद में उस पर काम किए, वो सब लोगों ने पूरी व्यवस्था को ठीक ठाक दुरुस्त करके ये नया कानून में सारी प्रावधान को रखा। अब जमींदारी के लिए पहले बता चुके थे कि गजट निकलेगा, तो उसके लिए धारा बना दिया गया। कब किसका जब जाएगा, तो सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के सब क्लाउज एच में, यानी कि धारा 2 के एच, अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से एच में ये प्रावधान किया गया कि उसी जमींदार की जमींदारी जाएगी जिस जमींदार के जमींदारी उन्मूलन के लिए सरकारी गजट में पब्लिश होगा, और उसमें ये लिखा रहेगा कि किस दिन से इनकी जमींदारी समाप्त की जाती है, ताकि उसके बाद वो कोई भी लाभ नहीं उठा सके। तो ये प्रावधान बनाया गया सेक्शन 2H में कि गजट होगा तभी, अपने आप नहीं, कानून बन जाने से जमींदारी नहीं, ऐसा नहीं कि कानून बना दिया गया कि सभी जमींदार की जमींदारी समाप्त की जाती है। ये कानून तो आप पिछला लेक्चर में देख ही चुके हैं, जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट 1948 में बना, तो उसमें एक ही लाइन था कि सभी जमींदार की जमींदारी समाप्त की जाती है। तो फिर बखेड़ा रह जाता। इसलिए कहा गया कि जब तक गजट में सरकार प्रकाशित नहीं करे कि अमुक जमींदार की जमींदारी जाएगी और कब जाएगी, कैसे जाएगी, कुछ उसके बारे में प्रावधान रहेगा, वो गजट में रहेगा। तो ये तो सेक्शन 2 में बना गया। अब गजट किस सेक्शन में होगा, तो गजट के प्रावधान जो बनाया गया गजट का, वो बनाया गया आपको सेक्शन 3 में, और 3 कैपिटल ए में बनाया गया। वो गजट में ये लिखा गया, उस सेक्शन में ये लिखा गया कि अगर किसी जमींदार के जमींदारी को समाप्त करना है तो गजट में नोटिस पब्लिश करने के पहले, यानी कि समाप्ति की सूचना, जमींदारी समाप्ति की सूचना गजट में प्रकाशित होने के पहले उस जमींदार को धारा 3 के अंतर्गत सरकार की, यानी कि कलेक्टर की ओर से एक सूचना दिया जाएगा, जिसमें 3 महीना का उनको समय दिया जाएगा कि आपकी जमींदारी ली जाएगी और उसके लिए गजट सूचना प्रकाशित की जाएगी। इस बीच में आपको यह सूचित किया जाता है कि आप अपने पास जमींदारी से संबंधित जो भी कागजात रखे हुए हैं, और जिसमें रैयत का ब्यौरा, लगान का ब्यौरा, जायदाद का ब्यौरा, ज़मीन की स्थिति जो भी है, उसका उसमें फॉर्म बना हुआ, उसके अंतर्गत आप सबूत के साथ कलेक्टर के कोर्ट में पेश करें। इसलिए 3 महीना का समय दिया गया। उसी सूचना के आधार पर 3 महीना के अंतर्गत जमींदार के ऊपर बाध्यता थी, वो बाइंडिंग था जमींदार को कि वो कलेक्टर के नोटिस के अनुसार अपना पूरा विवरण दे। तो जो वो विवरण देता था उसी को वेस्टिंग रिटर्न बोलते थे, यानी कि जमींदारी जाने के संबंध में जो विवरण चाहिए सरकार को, वो जमींदार देता था। इसलिए कि उसको जमींदारी लेना था, जैसी वेस्ट कर गया सरकार में तो सरकार जमींदार हो गया। तो इसीलिए सारा कागजात और विवरण जमींदार से मांगने का और जमींदार के ऊपर बाधित होने का प्रावधान बनाया गया और 3 महीना का समय दिया गया। छोटे बड़े जो भी थे, हो सकता है बहुत छोटे जमींदार को कम समय दिया गया हो, उसके लिए विवाद हुआ हो, लेकिन कानून के अंतर्गत 3 महीना समय देना था। उसके बाद भी लोग से नहीं पूरा होता था तो समय बढ़ाने का भी प्रावधान था।
फाइन करने का भी प्रावधान था। तो जब उनका रिटर्न आ जाता था, सारा ब्यौरा आ जाता था, तो उस ब्यौरा को कलेक्टर जो है कंपनसेशन ऑफिसर के यहाँ ट्रांसफर कर देता था। कंपनसेशन ऑफिसर क्या कौन होता था? तो वही डिप्टी कलेक्टर रैंक ऑफिसर होता था, और उसको ये अधिकार उसी कानून में दिया गया था कि जो भी आपके पास आवेगा रिटर्न वेस्टिंग का जमींदारों से, उसका आप देखिएगा, छानबीन कीजिएगा, जांच कीजिएगा, उस पर सुनवाई कीजिएगा। सुनवाई करने के बाद उसको कितनी क्षतिपूर्ति की राशि बनती है नियम के हिसाब से, वो आप निर्धारित करेंगे। इसी के लिए कंपनसेशन ऑफिसर के यहाँ दिया जाएगा। तो इसीलिए बराबर पिछला लेक्चर में या जो डायरेक्ट सवाल लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि जब रिटर्न जमाबंदी खोजना है तो क्षतिपूर्ति केस जहाँ पर चला है वहाँ जा कर के देखिए। तो पहले जो कंपनसेशन ऑफिसर थे, बाद में वही शक्ति DCLR को दे दी गई, एडिशनल कलेक्टर को भी वही शक्ति दे दी गई। कलेक्टर के पास तो शक्ति थी ही, तो कहीं कहीं रिकॉर्ड DCLR के यहाँ मिलता है, कहीं एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, कहीं कलेक्टर के यहाँ मिलता है। और बहुत छोटे जमींदार का जब कंपनसेशन का मामला समाप्त हो गया तो वो सब रिकॉर्ड ट्रांसफर होकर अंचल में चला गया, तो वो सब रिकॉर्ड कहीं कहीं अंचल अधिकारी के पास है, जो छोटे जमींदारों का है, जिनका एक अंचल के अंतर्गत था। तो उसी प्रक्रिया के तहत, उसी कानून के तहत लैंड रिफॉर्म्स की जो धारा बताए सेक्शन 3 के अंतर्गत ये सब कार्रवाई हुई। तो ये तो हो गया कि किस तारीख को जाएगा, किस जमींदार का जमींदारी जाएगा, तो जमींदार को क्या उत्तरदायित्व है, उसको सारा विवरण देना है, वेस्टिंग रिटर्न या रिटर्न जमाबंदी कहते हैं। और जब वो दे देगा तो सरकार का क्या उत्तरदायित्व है कि उसको कंपनसेशन ऑफिसर के यहाँ भेजेगा। और कंपनसेशन ऑफिसर का क्या उत्तरदायित्व है कि वो क्षतिपूर्ति निर्धारित करके और उस पर एक निर्णय लेगा कि अमुक जमींदार को इतना क्षतिपूर्ति की राशि दी जाए। अब राशि देने की व्यवस्था उसके बाद होगी, या बॉन्ड दिया जाए, या महीने महीने मनी ऑर्डर दिया जाए, या कैश पेमेंट किया जाए, जो जिस समय जिस परिस्थिति में जहाँ जैसे निर्णय लिया गया दोनों पक्षों के सहमति से, उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ी। तो वो जमींदार और सरकार के बीच का मामला वहीं सिमट गया, समाप्त हो गया, कंपनसेशन लेने देने तक रह गया। अब बाकी मामला आ गया सरकार के पास, और सरकार को अब देखना है कि हमारे पास कितने रैयत का ज़मीन है और उससे कितना लगान हमको लेना है और उसका रिकॉर्ड हमको बनाना है। तो उसी के लिए पहले कर्मचारी जाके फील्ड पर बुझारत करता था, ज़मीन पर जा के पूछताछ करता था रैयत से, और उसको एक रजिस्टर में नोट करता था। वो अपने सुविधा के लिए और सरकार के रिकॉर्ड बनाने के लिए, इसलिए उस रजिस्टर का नाम रखा गया फील्ड बुझारत। वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में उसका कोई स्थान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उस रजिस्टर की कानूनी मान्यता नहीं है। वो साक्ष्य के रूप में किसी कोर्ट में पेश किया नहीं जा सकता है। फिर भी उस सहारा के लिए, देखने के लिए, सच्चाई जानने और समझने के लिए वो शुरू में उसका लोग उपयोग करते थे, देखते थे। और कहीं कहीं आज भी फील्ड बुझारत रजिस्टर रिकॉर्ड रूम में मौजूद है। कहीं का फट गया, कहीं का दीमक खा गया, कहीं गायब कर दिया, अलग अलग जगह का अलग अलग रूप मिलता है। तो ये तो हो गया कि जमींदारी का समाप्ति हो गया। और सरकार का जमीन हो गया, ये कैसे होगा? तो उसके लिए सेक्शन 4 बनाया गया। सेक्शन 4 बनाया गया कि कलेक्टर जो है उस स्वयं ये माना जाएगा कि कलेक्टर है जो अपने चार्ज ले लिया। जो जमीन वेस्ट कर गया, जो जमींदारी वेस्ट कर गया, जो जायदाद संपत्ति सरकार में वेस्ट कर गया, जमींदार का राइट समाप्त हो गया, वो राइट समाप्त हो गया और सरकार में नहीं तो गया, लेकिन सरकार के तरफ से कौन उसका चार्ज लिया, तो उसके लिए वो माना जाएगा कि कलेक्टर साहब जिस जिला में जितने जमींदार थे उस जिला के अंतर्गत और जिनकी जमींदारी गई, उस सभी के जमींदारी का कार्यभार चार्ज कलेक्टर साहब ने कानूनन रूप से ले लिया। उनको लेने का, कोई चिट्ठी लिखने का या चार्ज हैंड ओवर और टेक ओवर, जैसे नौकरी पेशा वाले लोग, सरकारी कर्मचारी जब प्रमोशन होता है या तबादला होता है तो एक दूसरे को देते हैं, जाने वाले ऑफिसर आने वाले ऑफिसर को देते हैं चार्ज, उसको चार्ज हैंड ओवर एंड टेक ओवर कहते हैं।
तो वैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई कि जमींदार ने लिख के दिया 4 झंडे रहे और कलेक्टर साहब ने लिख के लिया 4 दे रहे। वो कानून में व्यवस्था कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 4F में लिख दिया गया कि ये माना जाएगा कि कलेक्टर साहब ने स्वयं जिला के अंतर्गत जितने जमींदार की जमींदारी सरकार में भेस्ट की यानी कि निहित हो गई, उस सभी का कार्यभार कलेक्टर ने ले लिया है। अब कलेक्टर उसके सर्वे सर्वा हो गए, देखभाल करने के लिए, इंतजाम करने के लिए, अपने संरक्षण में वो स्वयं करें, अपने अधीनस्थ कर्मचारी पदाधिकारी जितने भी अफसर हैं उनके साथ करें, और उसके लिए आगे प्रावधान बनाया गया। दूसरा क्या मेजर चेंजेज हुआ, सेक्शन 4 में ही जमींदार का तो सब चीज चला गया सेक्शन 4 के हिसाब से। सेक्शन 3 के नोटिफिकेशन में हो गया, या आपका ले लिया गया। सेक्शन 1 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हुआ कि बिना गजट के नहीं लिया जाएगा, और सेक्शन 3 के हिसाब से गजट हो गया, उनको ले लिया गया और समय दिया गया था पहले 3 महीना का, उन्होंने रिटर्न दिया और कंपनसेशन हो गया। तो ये सब प्रक्रिया चलते रहा। जब से शुरू हुआ नोटिफिकेशन 52 से शुरू हुआ तो 56-57 तक ये सब लेना देना और कंपनसेशन का केस 58, 59, 60, 68 तक चलते रहा कहीं कहीं। इसीलिए बहुत जगह मिलता है बाद का कंपनसेशन केस चालू हुआ, तो लोगों को शक होता है कि बाद का केस है, जाली तो नहीं है। तो नहीं, वो हर जगह के सिचुएशन अलग अलग था, उसके हिसाब से वो देखा गया और पाया गया कि अलग अलग समय में ऑर्डर कंपनसेशन ऑफिसर का हुआ है। अब एक चीज और, सरकार का जो तंत्र था वो होशियार रहा, इसलिए रहा कि कानून बनाने वाले ने ऐसा प्रावधान कर दिया, कलेक्टर को एक पावर दे दिया सेक्शन 4H में, सेक्शन 4 सब क्लाउज H में पावर दिया गया कलेक्टर को कि अगर कोई जमींदार जमींदारी जाने के अधिसूचना हो गया कि उसको पहले से मालूम चल गया था, चूंकि 47 में विल आया था, तो हर जमींदार पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति जो था उस सबको अंदेशा हो रहा था, और आंदोलन आज़ादी का चल रहा था। तो जब अंग्रेजे चला जाएगा तो ये सब सिस्टम चला जाएगा, नया सिस्टम आवेगा, आज़ाद सरकार बनेगी, ये सब तो आम जनता के मन मिजाज में 45-46 से ही चल रहा था। तो जमींदार को भी मालूम था, और 47 में ग्राम पंचायत राज एक्ट बन भी गया और लागू भी हो गया। इसीलिए एक तिथि निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि जमींदार लोग जो पढ़े लिखे काफ़ी होशियार थे और वो जान रहे थे कि कौन सा कानून बनेगा सब कुछ चला जाएगा, तो अपनी जायदाद जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमती थी और उनके ज़्यादा फायदे और काम की थी उसको कैसे बचा लें, तो इसके लिए वो लोग कुछ जायज़ कुछ नाजायज़ हथकंडा अपनाए। और वो तरीका तो जायज़ था लेकिन उद्देश्य नाजायज़ था। जैसे कि अगर मान लिया किसी जमींदार के पास 100 बीघा बकास जमीन था, अगर वो अपने कब्जा में नहीं रखे हुए थे, कोई दूसरा व्यक्ति जोत रहा था, तो वो जमीन उनका समाप्त हो जाता और सरकार ले लेता। तो उस जमीन को उन लोगों ने क्या किया, अपने नाता परिवार रिश्तेदार नौकर चाकर के नाम से बंदोबस्त कर दिया। जिनको पहले मालूम हो गया वो पहले कर दिए, और जिनको बाद में मालूम हुआ तो कुछ लोग बैक डेट में भी किए। तो ये सब बातें पूरी तरह से वातावरण में फैला हुआ था कि बहुत जमींदारों ने अपना संपत्ति बचाने के लिए बैक डेट में यानी कि एंटी डेटेड हुक्मनामा के द्वारा बंदोबस्ती किया है, या जवानी बंदोबस्ती करके रसीद काट दिया है। क्योंकि रजिस्टर्ड बंदोबस्ती भी होता था, रजिस्टर्ड पट्टा होता था, तो वो तो बैक डेट में रजिस्ट्री का कोई कागज हो नहीं सकता है, इसलिए ऐसा भी लोग करने लगे। तो इसको पकड़ने के लिए इसका छानबीन करने के लिए कलेक्टर को पावर दिया गया उसी एक्ट के सेक्शन 4H में, और एक तिथि निर्धारित कर दिया गया 1 जनवरी 1946, और कलेक्टर को पावर कर दिया गया कि अगर जमींदारी तो गया 50 में कानून के हिसाब से, जब नोटिफिकेशन निकला तब तो बना दिया गया कि अगर ये कलेक्टर साहब पाते हैं
उसके लिए विधिवत इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी में ये पाते हैं कि कोई भी जमींदार 1 जनवरी 1946 के बाद भूमि सुधार अधिनियम के धारा का अनुचित लाभ उठाने हेतु, अपनी संपत्ति छिपाने बचाने हेतु, अपने सगे संबंधियों, मित्रों, नौकर चाकर किसी को माने दिखावटी या बनावटी बंदोबस्ती का कागज, हुक्मनामा या कोई कागज बना लिया है, तो उसकी सत्यता को और उसकी वैधता को देखने, परखने, जांच करने का अधिकार कलेक्टर का होगा। और जब कलेक्टर को किसी भी सोर्स से, किसी प्रकार से पता चलेगा, या तो कोई व्यक्ति आवेदन दे दिया, या कोई उनका कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी ही रिपोर्ट कर दिया, या सुओ मोटो जानकारी मिली किसी भी तरह से, तो वो एक प्रोसीडिंग स्टार्ट होता था, एक कार्यवाही, केस नंबर बनता था, और वो केस के हिसाब से जमींदार को सूचना जाता था। सूचना के आधार पर जमींदार अपना जवाब देता था। आज जमींदार जवाब देने के बाद कलेक्टर महोदय फैसला करते थे। अगर उनका फैसला किस जमींदार के पक्ष में रहा तो सरकार भी अपील कर सकता था। अगर जमींदार के विरुद्ध हुआ तो जमींदार भी अपील करता था कमिश्नर के यहाँ। ये प्रक्रिया चलती थी और वो प्रावधान आज भी है। तो उस समय बहुत सारे केस 4H में भी होते गए। उसके अलावा क्या प्रावधान बनाया गया सेक्शन 4 में कि रैयत, आम जनता जो आज रैयत है, हम और आप सभी लोग जिनके पास जमीन है, जो भूधारी हैं, जो खेती करते हैं, और खेती की जमीन या बागवानी की जमीन या तालाब बगीचा जो भी है, ये सब जमीन है। आजकल तो बहुत सा विस्तार हो गया, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरी, है न, बागवानी में बहुत सा हो गया तो शाखा। तो ये सभी भूमि धारक लोग जो जिस दिन जमींदारी जाने का नोटिफिकेशन हुआ, धारा 1H के हिसाब से, उस दिन का जो रात हुआ, मान लिया कि आज नोटिफिकेशन 10-11 बजे, 12 बजे दिन में, या 4 बजे दिन में, या 6 बजे शाम में हुआ, तो आज के 12 बजे रात में जिस रैयत का जिस जमीन पर कब्जा था, या कोई बटेदार था अंडर रैयत उसका कब्जा था, तो वो जमीन उसका रैयती हक पक्का हो गया। यानी कि जमींदार तो चला गया, उसका तो कुछ हक रहा ही नहीं, और सरकार का भी उस पर कोई हक नहीं रहा। वो रैयत का पूरा हक हो गया, जिसको रैयती हक बोलते हैं, रैयती राइट बोलते हैं, हक हो गया। तो आगे के प्रावधान से पता चलेगा और काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान से पता चलेगा, दोनों को मिला करके, कि सरकार का हक सिर्फ लगान लेने का रहा, बाकी सारा हक रैयत को मिल गया। इसीलिए रैयत का समझिए कि एब्सोल्यूट राइट हो गया, एब्सोल्यूट राइट हो गया। लेकिन रिश्ता रहा सरकार और रैयत के बीच, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंग्रेजी में, आने तो जमींदार और रैयत, माने मालिक सरकार रहा कानूनी रूप से, लेकिन सारा हक रहा रैयत का ही। तो इसी को रैयती राइट बोलते हैं। तो इसको रैयती राइट जो बीटी एक्ट में कायम हुआ, रैयती राइट, वो पक्का हो गया सेक्शन 4 से, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से, और जमींदार को अधिकार दिया गया सिर्फ लगान लेने। उसके अलावा बहुत सा जमीन था जमींदार का, तालाब था, होम स्टेट लैंड था, गोला था, कचहरी था, ऑफिस था, हाथी खाना, घोड़ा खाना, मुर्ग खाना, सुतुर खाना, कबूतर खाना, बहुत तरह का लोग जमींदार लोग रखते थे, शौक का चीज़ था। मंदिर किन्हीं का होगा, तालाब होगा, और कोई पूजा स्थल होगा, देवी दुर्गा स्थान होगा, वो पर्सनल भी होगा, ये सब के बारे में। उसके अलावा फैक्ट्री हो, सिनेमा हो, माइनिंग हो, ये सब के बारे में भी प्रावधान बनाया गया। तो उसके लिए अलग अलग धारा बनाया गया। तो जमींदार को भी कुछ लाभ दिया गया, नहीं तो फिर कानून समाप्त हो जाता। तो जैसे उसका घर है जमींदार का, और घर के साथ जमीन, बगीचा, बाग बगीचा, तालाब, मंदिर वगैरह दिया हुआ, तो ये होम स्टेट में जो आया वो सब जमींदार का रह गया। सिर्फ उसमें शर्त ही हो गया कि जमींदार का हो गया, तो जमींदार तो अब जमींदार रहा नहीं, तो जमींदार भी बन गया रैयत, तो वो भी सरकार उससे लगान लेगी। तो पहले से तो लगान लगता नहीं था, तो खुद जमींदार था मालिक, तो उसको बोलते हैं काबिल लगान।
तो वो जमींदार का वैसा मकान, और मकान के साथ साथ जो जमीन ज़्यादा तालाब था, होम स्टेट लैंड था, वो सब जमींदार लोग अपना रेंट फिक्स करवाता था, और रेंट फिक्स करवा के वो उसका रईती हो जाता था। उसके लिए प्रावधान बना हुआ। उसी प्रकार से खेती की जमीन थी, जो जमींदार खुद जोतता था या नौकर चाकर से जोतवाता था, जिसको खास कब्जा दखल में बोलते हैं। तो खास कब्जा दखल वाला जमीन जो था, वो जमीन भी जमींदार के पास रह गया, बशर्ते कि जमींदार उसके लिए फिर आवेदन करे, और उसके लिए आवेदन करने का लैंड रिफॉर्म्स रूल्स में फॉर्म बना हुआ है। कई तरह का फॉर्म है आवेदन देने का। फॉर्म एम है, उसका नोटिस जाने का फॉर्म एन है, फिर रेंट रोल बनने का फॉर्म एल है। इस तरह से बना हुआ है फॉर्म। तो वो उसमें केस जो होता था वो रेंट फिक्सेशन केस अंग्रेजी में बोलते थे, और नहीं तो काबिल लगान केस। तो जमींदार को छूट दिया गया था सेक्शन 5 में होम स्टेट जमीन का, सेक्शन 6 में खेती का जमीन जो जमींदार खुद करता था, सेक्शन 7 में गोला फैक्ट्री जो व्यापारिक प्रतिष्ठान था उसके बारे में दिया गया। ये सब सेक्शन जो है 5, 6, 7 ये जमींदार के हित में बनाया गया, और सरकार को ही फायदा हुआ कि उससे अपने हिसाब से नया रेट से सरकार उसको रेंट फिक्स करके और आमदनी लेने लगा, सरकार के तरफ से आमदनी लिया जाने लगा। अब उसके बाद बच गया जमींदार का, देहात में बहुत लगता था हाट बाजार मेला, ये सब जो लगता था वो सब आमदनी, जानवर का हाट अलग लगता था, है ना, फल सब्जी का अलग हाट लगता था, तरह तरह का हाट, तरह तरह का मेला लगता था। आज को जो हम लोग बाजार देखते हैं, उस शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, और पहले शहर में दुकान बनने लगा, दुकान बनने के बाद फिर बड़ा बड़ा दुकान बनने लगा, जिसको शोरूम कहने लगे। हर बड़े बड़े प्रोडक्ट का शोरूम आने लगा, और आज हम लोग उससे भी बढ़ कर के आगे शोरूम तो है ही है, उसके अलावा मॉल हो गया, बड़ा बड़ा स्टेशनरी शॉप पहले आया, उसका डिपार्टमेंटल शॉप आया, अब मॉल की परिकल्पना आई। तो बाजारीकरण होते जा रहा है पूरे दुनिया में। तो हम लोग के यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी, हर छोटे बड़े शहर में ये सब हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब काम पहले जमींदार लोग जो कराता था, हाट बाजार मेला लगा करके, वो भी तरह तरह का होता था, उसमें भी आमदनी होती थी, उसमें भी कर लिया जाता था जमींदार के द्वारा। जो दुकान लगाता था उससे लिया जाता था, जो सामान खरीदता था उससे लिया जाता था, तो आमदनी ये सब जमींदार का होता था। तो वो सब सेक्शन 8 में सरकार ने बना दिया कि नहीं, वो सारा जो है हाट बाजार मेला जी उस तरह का जो है वो सब सरकार का होगा। जमींदार उसमें चाहे भी कि हमको दे दिया जाए, हम उसका रेंट देंगे और लगान निर्धारित किया जाए, तो वो नहीं हो सकता। उसी तरह से सेक्शन 9 में जो माइनिंग था, माइनिंग माने खान था, जितना भी तरह का खान था, माने यहाँ की जमीन के नीचे जो खनिज संपदा थी जिससे कि जमींदार को आमदनी होता था, वो सब खनिज का काम होगा। अगर जमींदार स्वयं कर रहा था तो स्वयं करेगा, या जमींदार ने किसी को पट्टा पर दे दिया तो पट्टेदार करेगा, लेकिन ये माना जाएगा कि वो जमींदार जो है सरकार से पट्टा लिया, फिर उस सरकार को वो जो पट्टा की राशि होगी सरकार को देगा। और अगर वो मान लिए नहीं है, समाप्त हो गया, कब्जा नहीं था, तो सारा सरकार का होगा। अब सरकार फिर उसको जिसको दे उसको फिर नीलाम करे, पट्टा पर दे, बंदोबस्त करे, तो ये पूरा अधिकार इसमें सरकार का हो गया। कहीं कहीं पर पुराने कानून के हिसाब से और पुराना बंदोबस्ती के हिसाब से अभी भी कुछ इलाका में, बंगाल का और झारखंड के कुछ इलाका में प्राइवेट माइंस भी पाया जाता है। वो अपवाद स्वरूप है। जो वहाँ का जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया था, और बाद में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, तो उस तरह से कुछ उसका बच गया। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सूचना के लिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार राज्य के रहने वाले और पटना में जो लोग आए होंगे, तो पटना में सबसे पुराना और सबसे बढ़िया बाजार जो था, आज से समझिए 50-60 साल 70 साल पहले जो एक नंबर बाजार था, वो पटना मार्केट कहलाता था। तो पूरे राज्य के बड़े बड़े जमींदार, नवाब, पढ़े लिखे, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जज वगैरह जो अच्छे लोग थे, पैसा वाले लोग थे, तो जो अच्छा सामान खरीदना रहता था तो पटना मार्केट ही आकर के मार्केटिंग करते थे।
तो पट्टा मार्केट उस जमाने के लिहाज से तो बहुत बड़ा मार्केट था, और वो एक तरह का इकलौता मार्केट था, पूरे राज्य में ऐसा कोई मार्केट नहीं था। हम लोग को भी याद है जब स्टूडेंट लाइफ में थे और शौक रहता था, और बिहार सिर्फ टाउन में हम लोग रहते थे, तो सूट वगैरह बनवाना रहता था, तो वहीं पर आकर के हम लोग पटना मार्केट में, वहाँ का टेलर बहुत अच्छा था, ड्रेस को उसके हम बनवाते थे। हम अपना जब 1969 में लॉ करके प्रोफेशन में आने लगे तो 1969 में अपना गाउन और कोट और पैंट सब वही ड्रेसको में पटना मार्केट में आके ही बनवाए थे। वो पटना मार्केट के जो थे वो मोहम्मदन थे जमींदार, उनके अंतर्गत में था, तो पहले वो सारा किराया वगैरह वही लेते थे। बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। अब विवाद खड़ा हो गया तो विवाद ये हुआ कि पटना हाट बाजार के डिफिनेशन में आता है, तो सेक्शन 8 के मुताबिक जो नवाब साहब थे जमींदार, उनका ये कैसे रहेगा। उसी तरह का मामला आरा का भी एक चल रहा था, आरा भी एक बाजार था, और दोनों का मामला लड़ते लड़ते अंतिम में सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट से दोनों जगह का जो बाजार था, पटना मार्केट और आरा का एक मार्केट था, दोनों ये फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार का हो गया, जो जमींदार या नवाब थे उनका आपको इसमें राइट नहीं रहा। तो आज के तारीख में पटना मार्केट सरकार का। उसी की तरह ये भी आया प्रावधान उसमें लैंड डिफॉर्स एक्ट में, बहुत से जमींदार लोग, उन लोग को भी जरूरत पड़ता था, बड़े लोग थे तो उनका खर्चा भी बड़ा रहता था। उसमें बहुत से लोग थे जो ऐश मौज जिंदगी बिताते थे, सुरा सुंदरी में जिंदगी बिताते थे, घूमने टहलने में, अच्छा गाड़ी रखने में, अच्छा खाने में, तो बहुत से जमींदार लोग बर्बाद भी हो गए। उसी में उनकी जमींदारी बिक गई, इजारा हो गया, पट्टा हो गया, या बर्बाद हो गए। या बहुत लोग लड़ाकू थे, केस मुकदमा लड़ गए, केस में बर्बाद हो गए। ऐसा भी उदाहरण मिलता है छिटपुट। तो इसलिए एक प्रावधान बनाया गया कि अगर कोई जमींदार अपनी जमींदारी का पूरा या आधा या कुछ भाग इजारा पर कर दिया है और इजारा का रुपया वसूल नहीं हुआ है, और जिस दिन जमींदारी उन्मूलन हुआ उस दिन तक वो इजारा कायम था, तो उसका क्या होगा। चूंकि आमदनी तो इजारेदार ले रहा था और जमींदार को तो मिल नहीं रहा था, तो उस जमींदार को मुआवजा भी नहीं मिलेगा, और जो इजारेदार है उसका पैसा फिर कौन देगा, सरकार तो देगी नहीं। तो उसके लिए सेक्शन 14 से लेकर के पूरा चैप्टर 27 सेक्शन तक बना दिया गया प्रावधान, जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, और आज के तारीख में इसकी उपयोगिता नहीं है, और उस पर कुछ ही केस हुआ, बहुत ज़्यादा केस नहीं हुआ। चूंकि हमको एक केस करने का मौका मिला और इसलिए इस पूरे धारा और प्रावधान को हमने समझा, इसलिए आज आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं। जो वैसे केस कभी वास्ता पड़े जिसमें कि अधिवक्ता को और न्यायिक पदाधिकारी को इसका वास्ता पड़ेगा तो मदद मिलेगी, और एक घटना है वो सच्ची घटना है जो कहानी के रूप में आपको बता देते हैं, उसका प्रावधान को समझा देते हैं। वो घटना क्या है कि मकसूदपुर स्टेट था, जमींदार थे मकसूदपुर के राजा चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। बिहार के एक बहुत बड़े वकील पटना हाईकोर्ट में हुए, बलभद्र बाबू, बलभद्र प्रसाद नारायण सिंह, वो अपने अध्ययन काल में राजा चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के यहाँ रहते थे। पटना में उनकी ओर से जो व्यवस्था थी और उनके मदद से वो पढ़ते थे, और कुछ उनका जमींदारी का कोर्ट में जो केस रहता था उसमें काम करते थे, और इससे उनका संबंध बहुत अच्छा चलते रहा। जब वो अधिवक्ता बन गए और बाद में महान अधिवक्ता बन गए और महाअधिवक्ता भी बने, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार भी रहे, तो वो राजा साहब ने उनको ककोलत में, नवादा जिला में एक जगह है ककोलत, जहाँ पर फाउंटेन है, जल प्रपात है जो सालों भर चलता है और रमणीय स्थल है, वहाँ पर फार्म हाउस के लिए उनको 400 एकड़ जमीन दिया था, उपहार स्वरूप दिया था। तो उनका बहुत सा जमीन कई मौजा में था, राजा मकसूदपुर स्टेट का, उसमें एक कोसनारा मौजा था, वो राजगीर के पास है, वहाँ भी 500-700 एकड़ जमीन था उनका, बकास जमीन था। फिर हिलसा के पास था, वहाँ भी 700-800 एकड़ जमीन था, तो बड़े जमींदार थे। लेकिन 1932 या 33 में उन्होंने अपना जमींदारी, जो खास करके हिलसा वाला इलाका था और कोसनारा महल वाला इलाका राजगीर के पास वाला,
उसको नगरनौसा के एक सूही जाति के थे, वो भी छोटे मोटे जमींदार थे, लेकिन वो कारोबारी थे, उनके पास उस जमाने में सस्ती में पैसा बहुत था। तो वो उनकी जमींदारी, राजा साहब की जमींदारी वो इजारा में लिए थे। 1932 या 33 में 3 लाख समथिंग में इजारा था उनका मौजा। तो जब इजारा ले लिए तो इजारा दखली था, इनका कब्जा दखल हो गया। कचहरी भी जो था राजा साहब का, मसीहपुर स्टेट वाले का, चंद्रश्री बाबू का, वो सब इनके जो कौन साहू थे, और उनका नाम अभी याद नहीं, उनके बाद के जो वंशज थे, छोटू बाबू थे, छोटू साहू, उनका हम काम किए थे। और उनसे जो खरीदे थे, उनके पूर्वज के विरुद्ध हम काम किए थे। जो कोसनारा महाराजा साहब से जो खरीदे थे, वो श्याम सुंदर प्रसाद सिंह एक बिहार में मिनिस्टर हुआ करते थे, कांग्रेस के पुराने नेता थे और कई बार वो मिनिस्टर रहे। उन्होंने वहाँ लगभग 100 एकड़ ज़मीन खरीदा था राजा साहब से, और उसके पहले वो केस चला था, वो साहू जी में और राजा साहब में केस चला था, और सुप्रीम कोर्ट तक केस चला था इसी बात के लिए कि मुआवजा कौन लेगा और कौन देगा। उसके बाद उसमें राजा साहब के वंशज का विजय हुआ था, और श्याम सुंदर बाबू उस समय विद्यार्थी हुआ करते थे, और बाद में राजगीर में स्कूल में शिक्षक हो गया, बाद में हेडमास्टर हो गए। तो राजा साहब से उनका संपर्क था, तो एक तरह से उनके पैरवीकार वो थे और इंटरेस्टेड थे, इसलिए उनके साथ जुटे रहे। और जब वो जीत गए राजा साहब सुप्रीम कोर्ट से, तो श्याम सुंदर बाबू और उनके रिश्तेदार लोग मिल करके 300-400 बीघा जमीन कोसनारा महल में लोग खरीदे। लेकिन बाद में उनके खरीदारी के बाद जो मूल रैयत था, जिसका जमीन खतियान में था, और जमींदार ने नीलाम करा के बकास्त बना के कब्जा कर लिया था, बाद में रैयत को बंदोबस्त किया था। ये सब कई टाइटल का मुकदमा चला था और कई तरह के रजिस्ट्री हुई थी। इसलिए श्याम सुंदर बाबू का मुकदमा लड़ने का हमको मौका मिला। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक लड़े और जीत गए, और कब्जा दखल भी उनका रहा और आज तक है। वो तो अब स्वर्गीय हो गए, उनके लड़के लोग हैं। तो ये कहानी इसलिए बताए कि सेक्शन 14 में ये प्रावधान बनाया गया कि अगर इजारा पट्टा वगैरह में दिया हुआ है, एक जमींदार ने किसी दूसरे को दिया, तो वो वसूल समझा जाएगा, अब लेन देन करने का जरूरत नहीं है, और वो इजारा वाला भी जमींदारी जो है वो सरकार का हो जाएगा। तब घाटा तो हो गया दोनों को, जिसका जमींदार ओरिजिनल था उसको भी घाटा हो गया, और जो इजारा में पैसा लगा करके इजारा लिया उसको भी घाटा हो गया। तो उसके लिए अलग से क्लेम ऑफिसर बहाल किया गया, और उसी का प्रावधान बनाया गया सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20 में कि दोनों आदमी अपना अपना जाकर के क्लेम करेंगे, और उसका नियम बनाया गया। उसी नियम के हिसाब से क्लेम ऑफिसर डिसाइड किया और उन लोग को पैसा मिला। तो हम जो केस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्लेम ऑफिसर के पास ये जो साहू जी थे, इनके वकील को नहीं उस समय समझ में आया, नया नया कानून बना था, या कुछ दूसरी बात समझ के लड़ते रह गए, उन्होंने कंपनसेशन किया नहीं, और उसकी एक समय सीमा थी। उस समय सीमा के अंतर जब सुप्रीम कोर्ट से हार गए, तो बाद में उन्होंने क्लेम के लिए एप्लीकेशन लगाया था, तो उसमें भी लोग लड़ गए थे, और लड़ने के बाद वो काल बाधित हो गया, टाइम बार्ड हो गया, समय सीमा समाप्त हो गई थी, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। तो ये रहा लैंड डिफॉल्ट एक्ट के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी कि भूमि सुधार वस्तुतः पूर्ण रूपेण हो गया। आज जो झगड़ा हो रहा है वो सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी या पदाधिकारी जो हैं, जिनको की सही ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, कानून के बारे में उनको सही जानकारी नहीं है, और ये विगत 50-60 वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं, वो सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ है, उसके आधार पर कौन सा जमीन रैयत का होगा, कौन सा जमीन सरकार का होगा, इसका सही निर्णय करने में पूर्ण रूपेण सभी पदाधिकारी सक्षम नहीं है, बल्कि ज़्यादातर पदाधिकारी अक्षम हैं। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी इतना बढ़ गया है, जिसके कारण पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, कहीं पर सही निर्णय नहीं हो रहा है, और भूमि विवाद बढ़ता जा रहा है। हर अंचल स्तर से लेकर के जिला स्तर, कमिश्नरी से लेकर हाई कोर्ट तक इसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए आप सभी श्रोता लोग से ये अनुरोध है
कि जो हम ये व्याख्यान शुरू किए हैं लैंड लॉ से संबंधित, ये शुरू से आखिर तक आप लोग सुने, एक बार में नहीं समझे, दो बार में नहीं, 3 बार, बार बार सुने और समझे, ताकि आप स्वयं इतना जागरूक हो जाए कि किसी भी पदाधिकारी के समय अपना पक्ष आप मजबूती से रख सकें। और अगर वो पदाधिकारी कुछ गलत बोलता है तो उनको भी आप ये वीडियो में मेरा वक्तव्य खोज करके सुना के दिखा दें, या कोई अधिवक्ता आप जिनको आप रखते हैं उनको भी मेरा वक्तव्य सुना दें और दिखा दें। 2-3 घटनाएं हमको रिपोर्ट में आई है, वो घटना कोर्ट रूम के अंदर हुई है, और जो वकील ने ऐसा किया है उसने ही हमको सूचित किया। एक वकील साहब ने सहरसा में, एक वकील साहब गोपालगंज में, और एक वकील साहब सुपौल में, 3 जगह की सूचना हमको मिली है। तीनों में समानता ये है कि किसी बिंदु पर अधिवक्ता महोदय बहस कर रहे थे और न्यायाधीश महोदय उस बिंदु से, उनके बहस से सहमत नहीं हो रहे थे और कानून की किताब खोज रहे थे कि इस पर कोई कानून की किताब दिया जाए, डायरेक्ट इस पर कोई रूलिंग हो दिया जाए। तो अधिवक्ता महोदय भी उतना उस समय तैयार नहीं थे, या उनको उतना गंभीर रूप से गहराई तक जाने का मौका नहीं मिला, या उनको ज्ञान पूरा नहीं था, चाहे कारण जो भी हो। लेकिन उनको ये याद पड़ गया कि मैंने लेक्चर में अमुक वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया है और कुछ कानून की व्याख्या किया है। तो उन्होंने वो वीडियो कोर्ट रूम में जज साहब को सुना दिया, और जज साहब ने सुन करके उनकी बात को समझा, समझ करके उसी के अनुसार उन्होंने अपना आदेश दिया। तो जब एक वीडियो का इतना प्रभाव हो सकता है, तो आम जन से भी ये अनुरोध है कि आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं चैनल बराबर, और मेरा जो लेक्चर आ रहा है खास करके लैंड लॉ में, इसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत व्यू हो रहा है। यहाँ तक कि हमको कल हरियाणा से भी व्हाट्सएप से मैसेज आया कुछ राय लेने के लिए, और पहले भी बता चुके हैं कि दमन दीव से भी आया, बॉम्बे से भी आया, पूना से भी आया, अहमदाबाद से भी आया, बेंगलोर से भी आया, कलकत्ता से भी आया। आर्मी वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी वाले जिनके पास ज़मीन है, तो बहुत तरह के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हमारे पास या तो वीडियो कॉल आता है, या व्हाट्सएप से मैसेज आता है, या यूट्यूब पर प्रश्न आता है। तो इसलिए हमारा उत्साह ज़्यादा बढ़ रहा है आप लोग के प्रति, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस लाएँ, क्योंकि ये चैनल का नाम ही है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी। तो आज आप एक आप साधारण आदमी है, लेकिन अगर आप में ज्ञान के कानून के प्रति रुचि है, खास करके आप भूमि धारक हैं और भूमि से संबंधित विवाद हो रहा है या होने की संभावना है या हो चुका है, तो आपको उसके लिए एक बेसिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान चाहिए। वो सब आपको हमारे व्याख्यान सुनने से और समझने से मिल जाएगा। इसलिए आप लगातार इसको फॉलो कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त परिवार, जितने भी सगे संबंधी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनको शेयर भी कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए, चर्चा कीजिए। कोशिश करेंगे कि जितना भी भूमि विवाद हो रहा है, सबसे संबंधित जितने भी कानून हैं, वो व्याख्यान तब तक चलते रहेगा जब तक कि सभी कानूनों का हम एक बार निराकरण अपने व्याख्यान में और पूरा उल्लेख नहीं कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका कैसे निराकरण होगा, उसमें वो व्याख्यान में पता चलेगा। तो मुख्य रूप से आपका जो शुरू हुआ हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ हिस्ट्री समाप्त करने के बाद जमींदारी सिस्टम पर आए थे, और जमींदारी सिस्टम के बाद बकास्त, चूँकि प्रश्न आ गया था तो बकास्त का प्रश्न करते करते फिर बीटी एक्ट का पूरा समाप्त कर दिया, और बीटी एक्ट के समाप्ति के बाद फिर जमींदारी उन्मूलन के बारे में विस्तृत बता दिए, और जमींदारी उन्मूलन के बाद आज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में ये लेक्चर में सब समाप्त हो गया। इसमें कोई ज़्यादा और प्रावधान जानने के लिए आम जनता के लिए नहीं है, और बहुत सा और अलग अलग सेक्शन है कि जो ऑफिसर इस धारा के अंतर्गत, इस कानून के अंदर आदेश करेंगे, उनको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और कई तरह का और भी इसमें प्रावधान है। जो अभी उसमें लैंड कमीशन बनाने का, लैंड ट्रिब्यूनल बनाने का, ये सब प्रावधान बनाया गया था, तो उस पर कुछ अमल हुआ और कुछ दूसरे तरह से अमल हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हुआ है। तो वो सब आम जन के लिए जानकारी नहीं है। आम जन के लिए जानकारी इतना ही काफ़ी है कि कलेक्टर आज किसी पुराना हुक्मनामा को
अगर चाहे कि नहीं मानेंगे, ये जाली है, फरेबी है, तो ऐसा कहने से नहीं होगा। अगर 1/46 के बाद का हुक्मनामा है तो वो 4H की विधिवत कार्रवाई करके उसको सुनवाई करके सबूत देख के ही आदेश पारित करेगा। अगर गलत आदेश पारित करेगा तो जिसके विरुद्ध होगा उसका अपील कर सकता है। यही एक प्रावधान बनाया गया था, जो आज के तारीख में अब स्थिति पैदा नहीं होगी। अब 50 साल उधर गुजर गया और 23 साल इधर हो गया, तो 73 साल करीब हो गया आज़ादी के। तो अब ये विवाद 4H का शायद ही कभी आता। हाँ, कहीं कहीं लंबित है जो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। 1-2 केस ऐसा, कई केस में हमने भी हाईकोर्ट में 10-15 साल के अंदर 4H से संबंधित मामला किया है। उसमें से एक मामला इस्लामपुर का अभी भी 4H से संबंधित मेरे पास हाईकोर्ट में लंबित है, जो कि हाईकोर्ट से हमने स्टे करा दिया है, अभी फाइनल हियरिंग नहीं हुआ है। तो 4H की कार्रवाई का भी अब संभावना नहीं है। अब ज़्यादातर जो डिस्प्यूट आ रहा है गैर मजूर आम, गैर मजूर मालिक, गैर मजूर खास और बकास से संबंधित आ रहा है। तो हर लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि विभिन्न प्रकार से उसको पूरा व्याख्या कर दें, पूरा एक्सप्लेन कर दें, ताकि पदाधिकारी को भी समझ में आ जाए, आम जन को भी समझ में आए, विधि वेत्ता लोग को भी समझ में आ जाए। ऐसा मान लेना कि गैर मजरूआ लिखा हुआ है तो सरकार का ज़मीन है, या बकास लिखा हुआ है तो सरकार की ज़मीन है, एकदम गलत है। ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो परिस्थिति के ऊपर है और हर ज़मीन की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। अगर गैर मजरूआ मालिक लिखा हुआ है और आज तक कोई रैयत का उस पर कब्जा नहीं है तो वो सरकार का है। अगर गैर मजरूआ आम लिखा हुआ है, आवाम पब्लिक उसको उपयोग में नहीं ला रही है और सरकार उसको उपयोग में ला रही है तो सरकार का हो गया। अगर आम पब्लिक उपयोग में ला रही है तो आम का आम ही रह गया। अगर ग्राम पंचायत सजग है, ग्राम पंचायत अपने प्रयोग में ला रहा है, या ग्राम सभा और ग्राम समिति के जरिए प्रस्ताव पास करके उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो आम पब्लिक का रहा, उस पंचायत के पब्लिक का रहा। तो इस प्रकार से समय समय के हिसाब से उसकी प्रकृति और उसका प्रारूप और उसका प्रयोग कैसे हो रहा है, इस पर निर्धारित होता है। ये नहीं कि आंख मूंद के गैर मजरूआ लिखा हुआ है सरकार हो गया, बकास लिखा हुआ है सरकार। बकास जमीन के बारे में तो पूरा चर्चा कर चुके हैं, इसलिए जब डाउट होगा तब बकास का देखिएगा। अभी भी प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि गैर मजरूआ क्या होता है, गैर मजरूआ आम में क्या अंतर है, खास में क्या अंतर है। तो अब बार बार एक ही प्रश्न का जवाब देना भी टाइम टेकिंग है, और ये समय निकाल करके आप लोगों के लिए ये चैनल बनाए हैं और उस पर समय दे रहे हैं। और विशेषकर अभी हमको मौका है, चूँकि गर्मी की छुट्टी हाई कोर्ट में है, तो कुछ मौका उस पर भी निकल जाता है, तब एक भी लेक्चर देने का कोशिश करते हैं कि छोटा लेक्चर 2 या 3 हो जाए, और नहीं तो कम से कम 1 लेक्चर हो जाए। और कल चूँकि मौका नहीं मिला तो कल कोई 1 लेक्चर भी नहीं आया। तो आप लगातार इसको देखते रहिए, और बीच बीच में आप लोग प्रश्न करते हैं, वो भी ठीक है। हम प्रश्न का यथासंभव कोशिश करेंगे उत्तर देने का, या तो हम वीडियो में ही आपका उत्तर दे देंगे, छोटा सा एक 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना करके, और या तो हम शॉर्ट में आंसर देना होगा तो यूट्यूब पर भी लिख करके भी आंसर दे देते हैं। और कुछ लोग व्हाट्सएप पर लंबा चौड़ा भेजते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसका भी दे दें। लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर ये पूछने लगे हैं कि आपसे कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, फ़ोन पर राय देते हैं कि नहीं, ये सभी अब प्रश्न पूछने लगे हैं। तो कुछ लोग को लिखित में जवाब दे दिया है, लेकिन आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोग को, सब लोग को सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति हमसे मिलना चाहेंगे वो उनको हमारा फ़ोन नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, उससे हमसे संपर्क कर लेंगे, और हम जो समय देंगे उस समय पर उनको सभी कागजात लेकर के पटना आना होगा। और जब पटना आएंगे तो विधिवत शुल्क जो राय लेने का होता है वो जमा करना होगा। 1 घंटा के लिए जो भी कागजात देखेंगे और विवरण रहेगा और डिस्कशन होगा, तो अगर 1 घंटा समय लगेगा तो उसका 16,000 रुपया चार्ज होगा। और 1 घंटा से ज़्यादा 2-3 घंटा तक हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, तो भी समय देंगे तो उसका चार्ज 25,000 रुपया होगा। इसलिए वैसी परिस्थिति में जिनको कि स्थानीय अधिवक्ता नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो उनको उतनी जानकारी नहीं है, या आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आपकी मजबूरी है, आपको ऐसा केस हो गया है या केस करना है या केस में बचाव करना है, तो आप समय लेकर के और राय लेने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक रहा, लोग फीस पूछते हैं, तो फीस का जिस तरह का कार्य होगा, चूँकि निम्न न्यायालय का कार्य हम नहीं करते हैं, उच्च न्यायालय का ही कार्य करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में
नीचे का न्यायालय का, जैसे अर्जी, बयान तहरीर या कोई रेवेन्यू कोर्ट का अपील या ऑब्जेक्शंस वगैरह भी जरूरत पड़ने पर ड्राफ्ट करते हैं, तो उसका अलग अलग आने पर जो मौखिक बात करेंगे या जो डायरेक्ट फ़ोन से बात करेंगे उनको उसके बारे में बताया जा सकता है। ऐसे ये चैनल पर बताने की आवश्यकता नहीं है। एक हरियाणा से जो फ़ोन किए हैं उनको विल के बारे में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी लेना है और वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो हम इन्फॉर्म कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन ही ओपिनियन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन जो ओपिनियन ले रहे हैं उनके लिए ये सूचना है कि अगर आप ऑनलाइन ओपिनियन लेते हैं तो रुपये पे के जरिए या गूगल पे जिसको कहते हैं उसके ज़रिए हमारा जो फ़ोन नंबर है यूट्यूब पर 9431078617, उसमें आप कंसल्टेशन अमाउंट मिनिमम 16,000 रुपया आप ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले हमको प्रश्न आप ओरली या वीडियो कॉल करके बता देंगे, फ़ोन से या वीडियो कॉल से बता देंगे, या आप व्हाट्सएप पर अगर आप अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं तो व्हाट्सएप पर भेज देंगे और उस कुछ समय के अंतराल के बाद आप फिर फ़ोन करेंगे, वीडियो कॉल या डायरेक्ट फ़ोन कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको सही सही हम ओपिनियन दे सकते हैं। तो अब डिस्टेंट प्लेस में भी जो श्रोता लोग हैं और जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ रहा है, तो उन लोग के सुविधा के लिए अब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम प्रारंभ कर दिए। लेकिन ऐसे जो आप प्रश्न कर रहे हैं, हमारा लेक्चर सुन के आपका कोई कमेंट आ रहा है या उससे कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है या आपका कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है और छोटा मोटा प्रश्न है, उसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लगेगा और सभी का जवाब आपको सटीक और सही और कम से कम समय में मिलेगा। या तो आपको वीडियो लेक्चर में जो प्रश्नोत्तरी करके आता है उसमें आपको जवाब मिलेगा, या आपके वीडियो पर ही आप यूट्यूब पर ही रिटर्न में शॉर्ट में आपको हम जवाब दे देते हैं जैसे दे रहे हैं, या व्हाट्सएप कॉल में अगर ज़रूरत पड़ा तो कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप में भी जवाब दिया है, वो सब जवाब देंगे। वो सब जवाब निःशुल्क होगा, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत केस से संबंधित प्रॉब्लम पूछने का प्रयास नहीं करें, इसलिए कि उसमें पूछने में आपको सही बात नहीं कह सकते हैं, सभी कागजात में क्या लिखा हुआ उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगर कहेंगे भी तो कुछ छूट सकता है, हमको समझने में भी गलती हो सकती है। इसलिए वैसे स्थिति में आकर ही आप राय विचार कर सकते हैं या आगे कोई काम करना हो तो कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का इसी रिमार्क के साथ समाप्त करते हैं कि ज़मींदारी गई, ज़मींदारों का अधिकार चला गया, बहुत सा ज़मींदारी सिस्टम जो पुराना था वो समाप्त हो गया, अब उसकी कुछ अहमियत नहीं रह गई। जो बचा हुआ रह गया वो रह गया उसमें बटेदारी से संबंधित कानून और प्रिविलेज टेनेंट का, जिस पर कि पहले व्याख्यान दे चुके हैं। और उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में प्रावधान इतना ही है कि रैयत का राइट और अंडर रैयत का ज्यों का त्यों रह गया। तो ज़मींदारी उन्मूलन से रैयत को एक प्रकार से लाभ ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ज़मींदार जहाँ जहाँ भी अत्याचार करता था वो तो समाप्त हो गया। सरकार तो किसी को लगान के लिए केस भी नहीं करती है। अब जो अत्याचार हो रहा है वो दूसरे तरह का अत्याचार हो रहा है, यह व्यभिचारी पदाधिकारी और जो घूसखोर भ्रष्ट पदाधिकारी उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं ना। सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून के द्वारा नहीं, कानून का प्रावधान तो अभी सही है और सरकार हर दिशा से चिंतित है। अखबार में रोज निकलता है मंत्री का और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आते रहता है, ऐसा निर्देश दिया गया, ऐसा निर्देश दिया गया। ये प्रावधान भी जो बन रहा है, जो सुधार हो रहा है, वो आम जनता के हित में ही हो रहा है, लेकिन उसके जो कार्यपालक हैं, जो वो कानून के प्रावधानों को धरती पर उतारने वाले लोग हैं, उनमें गड़बड़ी है। तो इसलिए आम जनता जब इसके लिए प्रतिशोध नहीं करेगी, प्रतिकार नहीं करेगी, आवाज़ नहीं उठाएगी, अंचल स्तर पर कर्मचारी घूस मांगता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इंस्पेक्टर मांगता है तो उठाइए, सीओ के खिलाफ उठाइए। अब एप्लीकेशन तो दे सकते हैं कलेक्टर कमिश्नर के यहाँ कि हमसे सीओ इतना रुपया घूस मांग रहा है, आप विजिलेंस में दे सकते हैं, आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, अखबार के प्रेस वाले को सूचित कर सकते हैं, बहुत अधिकार है आपके पास। अगर कुछ नहीं मांगते हैं, नहीं देता है, तो सूचना के अधिकार के अंदर आप मांग सकते हैं। तो जब आप सजग रहिएगा, आप जगह रहेगा, तभी ने आपको कोई भी लाभ पहुंचा सकता है। कोई वकील आपको क्या मदद कर सकता है?
कानून की जानकारी देने से तो आपका काम चला गया। तो कानून का सही सही अनुपालन होना चाहिए। वकील तो आपके लिए कोर्ट में जा करके आपकी बात को रखेगा, उसके लिए फीस लेगा, आपकी तरफ से लड़ेगा, आपको एक निर्णय की कॉपी दे देगा। इसके अलावा तो फिर कार्यान्वयन तो उसी को करना है। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से अनुरोध है कि आप स्वयं जागिए, स्वयं समझिए, सजग रहिए, सतत प्रयत्नशील रहिए और इसको विरोध कीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है, निम्न स्तर से ही गलती हो रही है, उसका विरोध कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान भूमि सुधार के ऊपर ये समाप्त होता है। थैंक यू ऑल द लिसनर्स फॉर पेशेंट हियरिंग।